जय हिंद। मैं जो है कि फिजिक्स में वर्क, पावर एंड एनर्जी यानी कार्य, शक्ति और ऊर्जा चैप्टर पढ़ा रहा था, जो कि पूरा जितना भी कंपटीशन लेवल है, कंपटीशन लेवल का पूरा जितना कॉन्सेप्ट होता है ना, सभी कॉन्सेप्ट में सिखा रहा हूँ। ठीक है, जिसके अंतर्गत मैंने टॉपिक कार्य कंप्लीट करा दिया है। कार्य के साथ साथ दूसरा जो वीडियो था जिसमें मैंने बताया था एनर्जी यानी ऊर्जा के बारे में, कि ऊर्जा क्या है, ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, बीमा क्या होता है, कौन सी राशि है, कौन कौन सी ऊर्जा होती है। तो मैंने लगभग 7-8 ऊर्जा लिखवाया था, जिसमें से लगभग पूरा ऊर्जा मैंने कंप्लीट करा दिया था। एक ऊर्जा बचा हुआ है जिसे बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा। तो चलिए इस वीडियो में मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा के बारे में जानेंगे कि आखिर में यांत्रिक ऊर्जा क्या है और यांत्रिक ऊर्जा कौन कौन सी होती है। पूरा डिटेल्स यानी यांत्रिक ऊर्जा इस वीडियो में कंप्लीट कराने वाला हूं। ठीक है, देखिए तो आप लिख लीजिए, हेडिंग आपका यही है, यांत्रिक यानी ऊर्जा, जिसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी। देखिए एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि जो मैकेनिकल एनर्जी होता है यानी यांत्रिक ऊर्जा होती है, वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार। ठीक है, पहला काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा। ठीक है, दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यानी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज कैसे लिखेंगे? ठीक है, शायद ऐसे ही लिखेंगे, लिखावट में मत जाइएगा, हो सकता है कुछ लिखने में मिस्टेक हो सकता है, ये मुझे शायद लग रहा है कि यही सही है। ठीक है, देखिए चलिए अब समझते हैं कि काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा क्या है। तो देखिए इसे शॉर्ट फॉर्म में के भी कह सकते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यानी गतिज ऊर्जा। देखिए जब कोई चीज, जब कोई वस्तु गति कर रही होती है, क्या कर रही होती है? गति कर रही होती है, तो गति के कारण जो उसके अंदर ऊर्जा होता है उसे ही गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्लियर? यानी जब कोई वस्तु गति कर रही होती है तो गति के कारण जो ऊर्जा होता है वही क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा कहलाती है। अब एक बात आपको, एक सबसे अच्छी बात बताता हूं कि गति कहां होगी। तो ध्यान इस बात का रखिएगा कि गति जो है कि बिल्कुल पृथ्वी के सतह पर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? पृथ्वी के सतह पर। अगर पृथ्वी के सतह से थोड़ा सा भी ऊपर हुआ और गति हो रही है तो गतिज ऊर्जा के साथ साथ स्थितिज ऊर्जा भी हो जाएगी। मतलब अगर कोई चीज गति कर रही है और वो पृथ्वी के बिल्कुल, मतलब कि समझिए कि पृथ्वी के सतह पर, कहाँ? पृथ्वी के सतह पर अगर गति कर रही है तो वो सभी गतिज ऊर्जा ही कहलाएंगी। जैसे समझिए, मान लीजिए कि बस है, क्या है? एक बस है, बस चल रही है, तो बस कहाँ चलेगी? सतह पर चलेगी, पृथ्वी की सतह पर। तो बस जब चल रही है तो बस, चलती हुई बस में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। बताइए, समझ में आ गया मेरी बात? बस अगर चल रही है, चलती हुई बस में कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। अगर हम रोड पे दौड़ रहे हैं तो दौड़ते हुए व्यक्ति अगर रोड पर दौड़ रहा है उसके अंदर कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। अगर आप साइकिल चला रहे हो रोड के ऊपर तो साइकिल में कौन सी ऊर्जा? यानी साइकिल जब चल रही है तो कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। मतलब आप पृथ्वी के सतह पर अगर आप गति कर रहे हो, अगर उसके बाद आपके अंदर ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है, वो क्या कहलाएगा? गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। ये बात आपको समझ में आ गया काइनेटिक एनर्जी क्या है।
एक बात याद रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी बराबर यानी के ई बराबर फार्मूला होता है 1/2 mv²। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी यानी के ई बराबर 1/2 mv²। एम क्या है, तो जिस वस्तु का आप काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हो उसका द्रव्यमान क्या है, ये द्रव्यमान। और दूसरा भी क्या है, तो वस्तु कितना तेज चल रही है यानी उसका वेग क्या है, वो वेग। अगर आपको द्रव्यमान और वेग दे दिया जाए तो आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं 1/2 mv² वाले फार्मूले से, आप ज्ञात कर लेना, ठीक है। कोई भी प्रश्न हो, न्यूमेरिकल हो, आप इस फार्मूले से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। ये बात आपको समझ में आ गया। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा को उदाहरण आपको समझ में आ गया ना, कि जब कोई चीज पृथ्वी के सतह पर अगर गति कर रही है और उसके अंदर ऊर्जा उत्पन्न होगा तो कौन से होगा, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा होगा। अगर पृथ्वी के सतह पर नहीं हो रही है, गति ऊपर हो रहा है ऊंचाई पर, तो याद रखिएगा उसमें ये दोनों एनर्जी होगा, काइनेटिक और स्थितिज। कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। चलिए अब समझिए आप मेरी बातों को ध्यान से देखिए। के ई बराबर 1/2 mv² जो होता है, तो आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, यानी के ई बराबर 1/2 mv²। तो आप यहाँ पे देखिए, ठीक है। एक चीज मैं बताता हूं, ये है गतिज ऊर्जा और एक मैं और लिखता हूं यहाँ पे संवेग। क्या लिख देता हूं, संवेग। ठीक है, संवेग को P से दिखाते हैं। P बराबर होता है m इंटू भी। क्या होता है, P बराबर m इंटू भी। देखिए यहाँ पे m इंटू भी है ना, तो यहाँ भी m इंटू भी है। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस m इंटू भी के जगह पे यहाँ पे जो है P रख दूं, क्या रख दूं, P रख दूं, ठीक है। यानी गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध की बात कर रहा हूं। किसमें, गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध की बात करो, तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर लगा दूं, क्या लगा दूं, m का स्क्वायर कर दूं। देखिए कैसे, 1/2 m का स्क्वायर और v का स्क्वायर। v तो पहले से था, अब मैंने नया m से क्या किया है, ऊपर मल्टीप्लाई किया है ना, तो जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी m लिख देंगे, क्लियर, तभी तो कटेगा, तो ये m आएगा। देखिए m स्क्वायर v स्क्वायर, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे है 1/2 m v, इसका स्क्वायर कर दीजिए, बटे में m कर दीजिए। देखिए m v इसके पे क्या लिख सकते हैं, p ना, तो क्या हो जाएगा 1/2 p स्क्वायर बटे में m। अब देखिए p स्क्वायर से 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा बटे में 2m। यानी आपने देखा कि काइनेटिक एनर्जी और संवेग में जो संबंध होता है वो क्या होता है, के ई बराबर p स्क्वायर बटे 2m। ये बात आपको समझ में आ गया। ये भी प्रश्न में बहुत बार पूछा गया है कि गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध क्या होता है, या उसका फार्मूला बता दीजिए। तो याद रखिएगा, के ई बराबर p स्क्वायर बटे में 2m। P क्या है, आपका संवेग है, और m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। पूछा जाता है, ध्यान सुनिए, इसमें पूछा जाता है इससे कि यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान को स्थिर कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, वस्तु के द्रव्यमान को स्थिर कर दिया जाए और संवेग बढ़ाया जाए, क्या किया जाए, संवेग बढ़ाया जाए, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो याद रखिएगा, जब द्रव्यमान स्थिर कर देंगे तो यानी इसका फार्मूले में से m हट जाएगा। ध्यान सुनिए, काइनेटिक एनर्जी बराबर p स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जब द्रव्यमान स्थिर कर देंगे तो m क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो जब द्रव्यमान ही स्थिर हो गया, तो जब ये हट जाएगा, अब आप p बढ़ाओगे तो काइनेटिक बढ़ेगा, और काइनेटिक बढ़ाओगे तो p बढ़ेगा, क्योंकि द्रव्यमान स्थिर हो गया तो द्रव्यमान शांत हो गया, खत्म। मतलब आपके दिमाग में बैठ गया कि जब किसी भी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर कर दिया जाए, कई सारे वस्तु हैं, ध्यान सुनिए, कई सारे वस्तु हैं, अगर उनका द्रव्यमान स्थिर है, क्या है, द्रव्यमान स्थिर है। स्थिर का मतलब समझिए, मान लो कि हम लोग 2 गेंद लेते हैं, दोनों 1 किलो का है, मतलब कि दोनों 1-1 किलो का है, ठीक है। तो अब 1-1 केजी का है, तो जब इनका द्रव्यमान स्थिर ही है, तो अगर संवेग बढ़ा दिया जाए, यानी वेग बढ़ा दोगे, जिसका वेग बढ़ाओगे उसमें गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। सही बात है कि नहीं। यानी अगर समान द्रव्यमान की 2 वस्तुएं हो, ठीक है, तो जिसका संवेग ज्यादा होगा, यानी जिसमें वेग ज्यादा होगा, उसकी गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये तो लॉजिक सी बात है भैया। अगर संवेग यानी जा रहा है, तेजी से जा रहा है, तो गतिज ऊर्जा क्या उसमें ज्यादा है। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। 2 अगर समान हुआ तो, ठीक है, तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट यहां से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर यहीं से आपसे कहा जाए कि अगर संवेग को स्थिर कर दिया जाए, क्या किया जाए, संवेग को स्थिर कर दिया जाए, इस तरह का मतलब संवेग गायब करिए, तो क्या बनेगा,
के ई बराबर ऊपर हो जाएगा ए का, नीचे हो जाएगा 2m, है ना, यही बनेगा। अगर संवेग स्थिर हो जाए, संवेग स्थिर हो जाए तो क्या होगा, दो वस्तुएं हैं उनका संवेग स्थिर कर दीजिए। जब संवेग स्थिर कर देंगे तो देखिए ये m नीचे है ना, इसका मतलब कि अगर m बढ़ेगा तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और m घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। यही ना दिख रहा है हमको, क्योंकि संवेग तो स्थिर है, तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा गतिज ऊर्जा उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जिसका द्रव्यमान कम होगा गतिज ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी। ये बात आपको याद रखना है। कब, जब संवेग स्थिर हो। और दूसरा पहला कंडीशन क्या था, जब द्रव्यमान स्थिर हो तो क्या होगा, और जब संवेग स्थिर हो तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये दोनों आपको कॉपी पे नोट कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और बच्चों को तो गलती करना ही करना है, क्योंकि उस समझ में नहीं आता कि यार पूछ क्या रहा है, ये प्रश्न है क्या। तो हम यहां से प्रश्नों को बना करके हम आसानी से अपना आंसर दे सकते हैं। बताइए समझ में आ गया। यानी ये गतिज ऊर्जा और संवेग में जो संबंध है ये आपको याद रखना है। संवेग को स्थिर किया जाए तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा, और द्रव्यमान को अगर स्थिर कर देते हो, है ना, यानी समान कर देते हो तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा। ये मैंने टोटल बता दिया है। यानी गतिज ऊर्जा हमारा काइनेटिक एनर्जी पूरा कंप्लीट हो गया। एक और बात याद रखिएगा कि अगर आपसे कार्य भी पूछ दे रहे हो तो याद रखिएगा जो कार्य होता है ना वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही होता है। क्या होता है, कार्य और काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है। यानी अगर आपसे मैं कहूं कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान, ध्यान रखिए, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 5 kg है और उसका वेग, है ना, उसका वेग जो है कि 2 मीटर पर सेकेंड है उसका वेग, तो बताइए किया गया कार्य क्या होगा, कार्य क्या होगा, ध्यान रखिएगा, कार्य क्या होगा। तो कार्य क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ये बात समझ में आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 mv²। तो देखिए 1/2 m का मान है आपका 5 और 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2 गुणे 5 गुणे 4, ये हो जाएगा 5 दूना 10, है ना, 2 दूना 4 और 5 दूना 10, यानी कार्य कितना हो जाएगा, 10 जूल हो जाएगा। बात समझ में आ गया। यानी जो गतिज ऊर्जा होता है वो कार्य के बराबर हो जाता है। तो अगर आपसे कार्य भी पूछ दे तो यही फार्मूला आप गतिज ऊर्जा वाला, यानी m और v दिया हो अगर आपके पास, तो आप इसके थ्रू, गतिज ऊर्जा के थ्रू क्या निकाल सकते हो, कार्य निकाल सकते हो। अब बात आती है कि सर गतिज ऊर्जा का ना मात्रक क्या होगा। तो देखिए गतिज ऊर्जा का वही मात्रक होगा जो ऊर्जा का मात्रक होगा, वही राशि होगी जो ऊर्जा वाली राशि है ना, पूरा सेम टू सेम सब कुछ ऊर्जा का ही होने वाला है, कोई इसमें नया नहीं होने वाला है। तो चलिए एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। चलिए आपको उदाहरण भी मैंने समझा दिया कि जब जो भी कोई वस्तु है अगर वो पृथ्वी के ऊपर अगर गति कर रही है तो जो उसके अंदर ऊर्जा होगा वो कौन सी ऊर्जा होगी, तो आपकी गतिज ऊर्जा होगी। ये बात आपको दिमाग में याद करके रखना है, क्योंकि प्रश्न तो यहाँ से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और बच्चे गलती करते हैं। तो बस पृथ्वी के ऊपर अगर गति कर रहा है तो वो क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, पृथ्वी से ऊपर अगर हो गया, गति कर रही है तो क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। चलो देखो अब आते हैं स्थितिज ऊर्जा। क्या आते हैं, स्थितिज ऊर्जा। समझिए देखिए क्या होता है। देखिए नाम लिखा है स्थितिज, यानी जब किसी वस्तु में स्थिति के कारण, है ना, स्थिति के कारण, गति के कारण नहीं, स्थिति के कारण अगर उसके अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है या कार्य ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है तो वही क्या कहलाएगा, स्थितिज ऊर्जा। बहुत सिंपल है, याद रखिए। जब किसी वस्तु में स्थिति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होता है तो वो क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा। इसका मतलब वो वस्तु न चलेगी नहीं, ध्यान रखिएगा, वो चलेगी नहीं, रुकी रहेगी। तो जब कोई वस्तु रुकी होती है यानी उसकी स्थिति रुकी हुई होती है, उस समय जो उसके अंदर ऊर्जा होती है ना वो स्थितिज ऊर्जा होता है। क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा। यानी हम अगर यहाँ पे रुके हुए तो स्थितिज ऊर्जा, चल रहे हैं तो गतिज ऊर्जा। समझ में आ गया। अब समझिए तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो सकता है, ये जमीन के सतह से, ध्यान रखिए, जमीन के सतह पर भी हो सकता है और जमीन के सतह से कुछ ऊंचाई पर भी हो सकता है। बात समझ में आ गया। जमीन के सतह पर भी हो सकता है। सतह पर का मतलब होता है ये एक चीज कि अगर वो रुकी हुई है, अगर वो रुकी हुई है तो ही स्थितिज होगा, है ना, उसके अंदर ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। ध्यान रखिएगा, उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा होगी। लेकिन इसमें एक चीज लोचा है। लोचा क्या है, समझिए। स्थितिज ऊर्जा के लिए खास तौर से ये बात कहा गया है कि जब कोई वस्तु एकदम जमीन से सट के होगी, है ना, पृथ्वी के सतह से सट कर रुकी हुई है तो उस समय स्थितिज ऊर्जा नहीं माना जाता है। लेकिन वो रुकी हुई है तो उसके अंदर तो ऊर्जा है लेकिन माना
नहीं जाता है। कब? जब कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए कि हम खड़े हैं लेकिन जमीन से सट के खड़े हैं, जमीन से चिपके हुए हैं, उस समय हमारी स्थितिज ऊर्जा नहीं मानी जाएगी, यानी उस समय क्या होगा? शून्य हो जाएगा। यानी जब पृथ्वी से सट कर आप खड़े रहोगे या कोई वस्तु रखी हुई है तो क्या हो जाएगी? वो उसकी स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी। लेकिन अगर यही चीज पृथ्वी से थोड़ा सा उठा दीजिए, बस पृथ्वी पे सटाना नहीं है, बस उठा दीजिए और रुके रहिए, तो उस समय जो ऊर्जा होगा वो स्थितिज ऊर्जा होगा। बात समझ में आ गया? यानी देखिए ये वस्तु है कुछ ऊंचाई पर है, मान लेता हूं कुछ ऊंचाई पर है, जितना ऊंचाई आप ले जाइए, इस वस्तु का द्रव्यमान m है और इसको कुछ ऊंचाई पर लेके गए हैं, तो ये बताइए, खुद सोचिए कि ये कुछ ऊंचाई पर गया है तो क्या पृथ्वी इसको खींच रही होगी ना जी से? पृथ्वी इसको खींच रही होगी क्योंकि कुछ ऊंचाई पर है। इसलिए कहता है पोटेंशियल एनर्जी Pe बराबर, जो फार्मूला होता है mgh होता है। क्या होता है? mgh। और यहाँ पे कार्य भी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाता है। अगर कार्य भी पूछ दिया जाए तो आप इसी फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान, g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, और h क्या है? कितनी ऊंचाई पर वस्तु को ले जाया गया या रखा गया है। ठीक है, तो उस समय स्थितिज ऊर्जा होगी, यानी ऊंचाई होना ही चाहिए इस फार्मूले के बेस पर। अगर आप जमीन से सटा करके रख दिए हो तो ध्यान रखिएगा वहां स्थितिज ऊर्जा गिना नहीं जाता है, क्योंकि ऊंचाई है ही नहीं है। ऊंचाई होना चाहिए, ऊंचाई होगा तो ही स्थितिज ऊर्जा काउंट की जाएगी, वरना फिजिक्स काउंट नहीं करेगा। वैसे हम रुके हैं जमीन पर ना, तो हमारे अंदर स्थितिज ऊर्जा है लेकिन काउंट नहीं करेगा। फिजिक्स कहता है कि नहीं, हम काउंट करेंगे। आप ऊंचाई पर ले जाइए, कुछ ऊंचाई पर ले जाइए, चाहे पृथ्वी से आप थोड़ा सा मतलब भले 1 इंच ही उठिए, लेकिन उठिए, जमीन छोड़िए, तभी हम ऊंचाई मानेंगे। ऊंचाई मानेंगे तभी स्थितिज ऊर्जा होगा। तो m वस्तु का द्रव्यमान है, g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, और h क्या है? ऊंचाई है। तो आपसे कहा जाए कि पोटेंशियल एनर्जी यानी Pe बराबर क्या होता है फार्मूला? तो mgh। अब ये यही हमारा कार्य पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाता है। ये बात आपको याद रखना है, स्थितिज ऊर्जा। समझिए, अब बेसिक सा मेरी बात सुनिएगा। अब आप दुनिया की जितनी भी वस्तुएं देखते हो उसमें मोस्टली स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे समझिए, एक रबड़ लेता हूं, रबड़ को मैंने खींच दिया। अब बताइए, रबड़ को जैसे खींचेंगे उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, तो स्थिति में परिवर्तन हुआ तो उसके अंदर जो ऊर्जा आई है ना, वो कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है? स्थिति। जैसे उसको छोड़ोगे ना तो तुरंत जाके मारेगा सटाक से, यानी उसके अंदर जो ऊर्जा आई है खींचने पर, वो कौन सी हो गई? स्थितिज ऊर्जा। ऐसे तीर धनुष आप खींचते हो, धनुष को पीछे की तरफ खींचते हो, तो कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। उसकी स्थिति परिवर्तन हो गया है ना, रुकी हुई थी तो उसको आपने यहाँ पे लाकर रोक दिया ना। देखिए, ला करके रोक, छोड़ना नहीं है। जब आप खींच के यहाँ पे रखे रहोगे तो वो होगा स्थितिज ऊर्जा, जब छोड़ दोगे तो गतिज ऊर्जा। दिमाग में बैठ गया? ऐसे ही गुलेल जो होता है, गुलेल जैसे खींच के यहाँ पे रोके हुए हो, तो अब बताइए गुलेल से कुछ दूरी पर आया है कि नहीं? तो कुछ दूरी पर आया है, ये ऊंचाई पर आया है। ऊंचाई समझिए, ऊंचाई पर आ गया, यहाँ पे रोके हुए, तो जब रुका हुआ है तो समझिए स्थितिज, और जैसे छोड़ोगे तो गति में आ जाएगा, तो हो जाएगा गतिज। बात समझ में आ गया? मतलब जो गुलेल से निकल गया तो गुरिया निकल गया, तो गुरिया जा रहा है ना, तो जब जा रहा है तो समझिए वो गतिज होगा। लेकिन एक बात सोचिए, जब जा रहा है तो आप जमीन के सतह पर मार रहे हो, जमीन के बराबर चल रहा है या ऊंचाई पर चल रहा है, इस बात का भी डिपेंड करता है। मैंने अभी बता दिया कि जमीन से सतह से होगा तो आपका मोस्टली गतिज ऊर्जा होगा, सीधी सी बात बोल दीजिएगा। अगर ऊंचाई पे चल रहा है तो गतिज और स्थितिज दोनों होगा। जैसे हेलीकॉप्टर देखिए, अगर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है तो देखिए ना, हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ता है तो जमीन से ऊंचाई पर उड़ता है, तो ऊंचाई पर उड़ा तो स्थितिज हो गया। ऊपर उड़ रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, गति कर रहा है, तो गतिज। यानी हेलीकॉप्टर की जो गति होती है, जहाज की गति होती है, चिड़िया की जो गति होती है, छत पर कोई इंसान दौड़ रहा है, छत पे दौड़ रहा है, तो देखिए जमीन से कुछ ऊंचाई पर है, छत पे ऊंचाई पे है ना, क्योंकि छत अलग है ना, जमीन पे मैंने बोला, जमीन से ऊंचाई पर है, छत पे दौड़ रहा है। जब छत पे दौड़ेगा तो गति के कारण गति, ऊंचाई पर है तो स्थिति, उसमें दोनों होगा। यानी जो एग्जांपल मैंने बताया वो दोनों का मैंने बता दिया, कंप्लीट हो गया। स्थिति में समझ में आएगा ना कि जब उसमें स्थिति में परिवर्तन करोगे, रुके रहोगे, तब जाके स्थिति होगा, और कुछ ना कुछ ऊंचाई पर ही होगा। जैसे आप गुर्देल चला रहे हो तो गुर्देल का वो पकड़ने वाला मुठिया यहाँ पे है, तो यहाँ से कुछ ऊंचाई पर आया कि नहीं है, तो ये कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा। क्लियर हो गया? अब समझिए स्प्रिंग। अब आप स्प्रिंग को इसे खींच दीजिए और रोके रहिए, तो देखिए आप खींचोगे तो ऊंचाई बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए? जब ऊंचाई बढ़ा दिए तो इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा हो गया। बोलिए, स्थितिज ऊर्जा आपने उसकी ऊंचाई को क्या कर दी? बढ़ा दी ना, तो भी उसमें क्या हो जाए? स्थितिज हुआ कि नहीं? तो अभी मैं आपको समझा दूंगा। देखिए स्प्रिंग के लिए स्थितिज ऊर्जा, याद रखिएगा कि स्प्रिंग के लिए जो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है वो होता है 1/2 kx²। क्या होता है? 1/2 kx²। अब देखिए k क्या है, तो ये स्प्रिंग का नियतांक है। ये क्या है?
K जो है कि आपका स्प्रिंग का नियतांक है, और X जो है कि लंबाई में वृद्धि, आप कितना स्प्रिंग खींच रहे हो, लंबाई में वृद्धि, आप जितना स्प्रिंग खींचोगे उसकी वृद्धि बताता है। तो आप इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हो स्प्रिंग के लिए, ठीक है। तो स्प्रिंग आप खींचते हो, वो भी आप गद्दा देखे हो ना, गद्दा, तो गद्दा में भी गद्दा देखिए, गद्दा पे आप जब बैठोगे तो गद्दा जो है कि रुका हुआ है, तो आप देखोगे दब जाएगा, तो ऊंचाई कम हुआ कि नहीं, तो ऊंचाई में परिवर्तन हुआ, इसका मतलब स्थिति जो हो गया, उसके अंदर कौन सी ऊर्जा होगी, इसे आप गेंद लेते हो ना, जो वो हाथों में लेकर के वो दबाते हैं इसे, तो जब दबा रहे हो तो देखो स्पंज होता है ना, उसकी स्थिति बदली कि नहीं बदली, जब स्थिति बदल गई तो आप रोक दिए, फिर छोड़िए, तो जो छोड़ रहे हो वो कौन सी ऊर्जा थी जिसके कारण वो गेंद फिर शुरू अच्छे से बन गया, इसका मतलब उसमें अंदर स्थितिज ऊर्जा थी। तो समझ में आ गया ना कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होती है। अब दूसरा चीज, एक सबसे इंपॉर्टेंट, छत के ऊपर हम लोग जो टंकी लगाते हैं, पानी वाला टंकी है ना, समझिए छत है, तो छत के ऊपर अब टंकी लग गया, तो टंकी रुका हुआ है कि नहीं, क्या टंकी ऊपर चल रहा है, नहीं ना, तो ये रुका हुआ है, और जमीन से कुछ ऊंचाई पर है, इसलिए यहाँ पे जो पानी स्टोर होता है उसके अंदर जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा ही होती है। कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा ही होती है, पोटेंशियल एनर्जी ही होता है। यानी छत के ऊपर जो लगा हुआ टंकी है उसके अंदर जो पानी चढ़ कर जाता है, मोटर से हम लोग चढ़ाते हैं, तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा। जब यही टुल्लू लगा कर मतलब पाइप लगा करके जब नीचे टोटी खोलते हैं, जब ये पानी आता है तो किस में बदल जाता है, गतिज ऊर्जा में बदल जाता है, समझ रहे हैं। यहाँ पे था स्थितिज, अब बदल गया किस में, फिर गतिज में बदल जाता है। ये बात आपको समझ में आ रहा है कि गतिज क्या है और स्थितिज ऊर्जा क्या है, कितना आसान है, बहुत आसान है, बस आपको सिर्फ समझना है। जैसे आप समझ लोगे ना तो आप इतना आसानी से इसका आंसर दे सकते हो कि शायद आपको समझ में भी नहीं आएगा कि यार इतना जल्दी मैंने आंसर कैसे दे दिया। तो समझ में आ गया कि गतिज ऊर्जा है ना, स्थितिज ऊर्जा, और स्प्रिंग के लिए स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा, तो इस सूत्र का आप प्रयोग कर लेना, और इस सूत्र के प्रयोग करने से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। आप स्प्रिंग को खींच सकते हो या दबा सकते हो, तो x होगा, यानी लंबाई में वृद्धि आप कर रहे हो या कमी कर रहे हो, कि क्या है स्प्रिंग का नियतांक, और आप उस फार्मूले का प्रयोग करके स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो यानी ये थी यांत्रिक ऊर्जा, ये क्या थी, यांत्रिक ऊर्जा, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ये मैंने पूरा डिटेल समझा दिया, एग्जांपल्स भी आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मैं अगला टॉपिक लेके आऊंगा और वहां पे आपको चीजें बताऊंगा कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है, कैसे काम करता है, और ऊर्जा की दक्षता निकालना सीखेंगे हम लोग, एफिशिएंसी निकालना सीखेंगे, ठीक है। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और पीछे जितना भी वीडियो मैं पढ़ाता हूँ कैसा लगता है। जय हिंद।